बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों के जो पर्चे हो चुके हैं उसमें अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाएँ। मेरी बहुत सारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। ये खसूसी लेक्चर बनाने का मकसद किसी तरह लिमिटेड टाइम में आपके अकाउंटिंग की जो प्रिपरेशन है उसका एक क्विक रिव्यू करवाना है। तो इसके लिए मैंने जो सबसे पहला टॉपिक सिलेक्ट किया है आपके रिड्यूस सिलेबस से बच्चों, वो टॉपिक है हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। राइट, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना मुख्तसर इस लेक्चर को रखकर और जितना तेज़ी से मैं कवर कर सकता हूँ, बस इस पूरी वीडियो में, अब चाहे वो 20 मिनट में हो जाए चाहे वो 30 मिनट में, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको मुकम्मल करूँ चैप्टर को। और पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम, फिर इसी तरह मेथड फीफो लीफो, एवरेज मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस मेथड के बारे में आपको एक कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ तमाम चीज़ें शेयर कर दूं, ताकि आप ये सब चीज़ें देखने के बाद, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखने के बाद, फिर किसी भी 5 ईयर के पास पेपर के क्वेश्चन को अगर आप पिक करें या आप उसको देखकर उसका सॉल्यूशन सोचें तो आप वो करेक्ट अंदाज में सोच सकें और आपको तसल्ली हो कि जी मेरी प्रिपरेशन तकरीबन हो गई है। तो मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो हम पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मुताबिक पढ़ते हैं, जो हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना तेज़ चल सकता हूँ चलूँ, और जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो आपको कन्फ्यूजन्स होंगी, तो वो आप मेरे चैनल पर एज वेल एज मेरा नंबर भी होता है, तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद हम फ़ौरन आ जाते हैं जनाब कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बेसिकली 2 तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, और जिसमें से पहला सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम, जिसे हम फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक एक जुमला कहते हैं। पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री को अपडेट करता है, इन्वेंट्री को अपने पास जनाब डिटरमिन करता है एक मखसूस वक्त के बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मखसूस वक्त 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, क्योंकि 1 साल के अख्ताम पर हर बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस मालूम करके अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। राइट, ये तो हो गई बात पीरियोडिक के हवाले से कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री को लम्हा ब लम्हा अपडेट नहीं करता, बल्कि एक खास गुजरने के बाद इन्वेंट्री को अपडेट करता है। राइट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीरियोडिक खरीदी जाती है, खरीदने को परचेजेस के नाम से ही पुकारा जाता है और मर्चेंडाइज के खरीदने को खर्चा समझा जाता है। ये बात जब मैं इंशाल्लाह एंट्रीज इसकी पीरियोडिक और परपेचुअल से एंट्रीज रिव्यू करवाऊंगा आप लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्द अज जल्द इस चीज को एक बार फिर दोबारा बोलूं। राइट, अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल का वर्ड परपीचुइटी से निकला है, इसका मतलब होता है मुस्तकिल, कंटिन्यूसली, लगातार। तो एक ऐसा सिस्टम जो इन्वेंट्री में आने वाले चेंज को लम्हा ब लम्हा, हर सेकंड, हर लम्हे अपडेट करे, ऐसे सिस्टम को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहा जाता है। ये थोड़ा सा महंगा सिस्टम होता है, इसके लिए हर लम्हा या तो आपके पास कोई शख्स 24 आवर्स मौजूद हो जो इन्वेंट्री को लम्हा ब लम्हा अपडेट करे, या फिर आपके पास जदीद सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स हों। पीरियोडिक सिस्टम के लिए आपकी ये सब रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर मर्चेंडाइज के खरीदने को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज के नाम से ही लिखा जाता है, परचेजेस नहीं लिखते, और मर्चेंडाइज को अपना एसेट ट्रीट किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, और जब सेल होती है तो सेल के वक्त मर्चेंडाइज को बेचते हुए यहाँ इस सिस्टम में 2 एंट्री बनाई जाती हैं, एक सेलिंग प्राइस से और एक कॉस्ट प्राइस से। और मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि मैं इस चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह जब मैं आपसे एंट्रीज के बारे में बात करूंगा। चलिए जी, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले आपका ये रिड्यूस सिलेबस दिखाया था, जिसमें मैंने कहा कि पीरियोडिक परपेचुअल के बारे में बहुत लाइटर से आपको रिव्यू दिया। अब मैं फीफो लीफो एवरेज मेथड, इन तीनों के बारे में पीरियोडिक और परपेचुअल से बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फीफो लीफो और एवरेज, ये 3 मेथड हैं, और तीनों के बारे में एक एक लाइन कहते चलते हैं। फीफो एक ऐसा मेथड है जो बेसिकली इन्वेंट्री के फ्लो को बताता है कि इन्वेंट्री किस तरह से जाती है।
हमारे यहाँ बच्चे अक्सर पेपर में गलती क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि फीफो का मतलब है जो पहले आया वो पहले गया, वो पहले से ही बचा देते हैं सामान। हमें ये फोकस रखना है कि हमें ये नाम कभी भी, चाहे फीफो हो चाहे लीफो, ये कभी भी हमें ये नाम बचने वाले सामान के बारे में नहीं बताते, बिकॉज दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्लो ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट किस तरह से हमारे पास से फ्लो कर रही है। तो हम कहते हैं जो सामान सबसे पहले आता है वही पहले जाता है, अगर पहले आने वाला पहले चला जाता है तो बचता होगा सबसे आखिर वाला। ये होगी फीफो की एक बहुत बुनियादी सी डेफिनेशन। लीफो कहता है, अगरचे कि लीफो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बट आप रिड्यूस सिलेबस में भी देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है कि आपको लीफो से भी काम करना आना चाहिए, तो इसीलिए हम लीफो स्टिल पढ़ाते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में सामान आया, फर्स्ट आउट, वो सबसे पहले हमारे पास से चला गया। तो अगर आखिर में आने वाला पहले ही चला गया तो फिर हमारे पास जो सामान बचता होगा वो हमेशा शुरू वाला, पहले वाला, जो हमने सबसे पहले खरीदा होता है, वही बचा हुआ होता होगा। राइट। अच्छा, इसके बाद तीसरा मेथड है एवरेज मेथड, जिसमें हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि माल शुरू में से बचा या आखिर में से बचा, बल्कि हम तमाम यूनिट्स की कॉस्ट और तमाम यूनिट्स को कॉस्ट को तमाम यूनिट से डिवाइड करके एक ऐसी वैल्यू मालूम कर लेते हैं जो पूरी कॉस्ट के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर 25 लाख रुपए का सामान है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या प्राइस के यूनिट्स मौजूद हैं, तो हम एवरेज मेथड में एक ऐसी यूनिट कॉस्ट मालूम कर लेते हैं जो तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया एवरेज मेथड के बारे में। स्पेसिफिक और रिटेल और ग्रॉस प्रॉफिट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पर लेकर जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हमारे पास बनी हुई है, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हम सबसे पहले आपको पीरियोडिक सिस्टम से फीफो लीफो और वेटेड एवरेज शो करने लगे हैं। राइट मेरे बच्चों, एक बिजनेस जिसके पास सबसे पहले 500 यूनिट मौजूद है और 5 रुपए वाले यूनिट्स हैं ये सारे, फिर वो 10 तारीख को और सामान खरीदता है, 20 तारीख को और सामान खरीदता है, और 31 तारीख को हमें सेल नजर आ रही है 3000 यूनिट्स की। बच्चों याद रखिए, जब भी आप पीरियोडिक सिस्टम के सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो या तो पीरियोडिक सिस्टम के सवाल में 90% चांस है कि पीरियोडिक सिस्टम लिख कर देगा, या फिर सेल महीने या साल के आखिर में एक बार बताएगा। 2 बार भी बता सकता है लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल होगा। आमतौर पर वो सेल एक बार बताएगा या फिर महीने के आखिर में बताएगा। और जहां 2 बार सेल दी होगी, चांस यही है कि वहां उसने लाजमी आपको लिख कर दिया हुआ होगा कि ये सवाल पीरियोडिक सिस्टम से करें या परपीचुअल से। ठीक है, तो पीरियोडिक सिस्टम से हम सवाल अटेम्प्ट करने लगे हैं, और हम सवाल को अटेम्प्ट करते हुए डायरेक्ट सवाल की रिक्वायरमेंट को नहीं, बल्कि इस डेटा को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें यूनिट दिए हुए, यूनिट कॉस्ट दी हुई, टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट भी निकाल लूंगा तो मेरे लिए आगे काम करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह आज मुझे ये भी नहीं नजर आ रहा कि मेरे पास यूनिट्स हैं कितने, मर्चेंडाइज के गुड्स के कितने यूनिट मौजूद हैं, तो मैं एक अदद शेड्यूल, एक अदद स्केड्यूल, एक अदद टेबल बनाता हूं अपनी सहूलत के लिए, चाहे वो पेपर में एग्जामिनर मुझसे मांगे या ना मांगे। मैं वो टेबल बनाता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, पेपर चेकर को मुझे काम करते हुए आसानी हो, और जल्दी जल्दी पेपर चेक करके पेपर चेकर मुझे मार्क्स असाइन कर सके। तो मेरे बच्चों ये देखिए, हमने एक अदद शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें हमने ये 500 यूनिट लिखे हुए हैं, 5 रुपए वाले, और इसकी अमाउंट आ गई 2000 यूनिट, 6 रुपए वाले इसकी अमाउंट आ गई, 1500 यूनिट 7 रुपए वाले इसकी अमाउंट आ गई, और फिर हमने इन सबको ऐड किया हुआ है। तो हम कहते हैं हमारे पास 4000 यूनिट्स मौजूद हैं और ये 25,000 रुपीज के बनते हैं। ये टेबल हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया है। चांसेस यही होते हैं कि वो आपको एक टेबल बनाने को नहीं कहता, बट अगर वो कह दे तो इसका मतलब है आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और हुक्म से टेबल बना सकते हैं। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों दूसरा काम हमें क्या करना होता है, चाहे क्वेश्चन के रिक्वायर्ड में गिवन हो या ना हो, वो होता है कि हमें एंड पर बचे हुए यूनिट्स मालूम करने होते हैं। और आज इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो यहाँ कह रहा है डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंड पर बचे हुए यूनिट्स भी मालूम करो और एंड पर बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट भी मालूम करो। और कितने मेथड से, एक बार फीफो, एक बार लीफो और एक बार वेटेड एवरेज मेथड से। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मेथड चाहे कोई सा भी हो, एंड पर यूनिट अगर फीफो से जितने बचे हैं तो लीफो से भी उतने बचेंगे और वेटेड एवरेज से भी उतने बचेंगे। ऐसा नहीं होता कि मेथड चेंज होने से यूनिट्स मेथड चेंज होने से यूनिट चेंज हो जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। राइट। अच्छा,
तो अब हमने कैसे निकाले कि यूनिट्स हमारे पास कितने बचे हैं, तो हमने ये टेबल जो बनाया था इसने हमें फौरन बता दिया था कि हमारे पास पूरे मंथ में 4000 यूनिट्स अवेलेबल थे, और अगर मैंने 3000 सोल्ड आउट कर दिए तो मेरे पास 1000 यूनिट्स एंड पर बचने चाहिए। आप देख सकते हैं 4000 यूनिट 3000 माइनस के 1000 यूनिट एंड पर बचे। मुझे पता है मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आप चाहते हैं कि आपका रिव्यू तेजी से हो जाए, तो इसीलिए ये तरीका मैंने अख्तियार किया है। आप वीडियो को आराम आराम से स्लो करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, और चीज़ों को साथ साथ समझ भी सकते हैं। तो आई होप एंडिंग यूनिट्स जिसे हम अनसोल्ड यूनिट भी कहते हैं वो डिसाइड हो गए। इसका मतलब है अब मुझे 1000 यूनिट बचाने हैं, और एक बार मुझे वो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट मालूम करनी है फीफो से, और फिर लीफो से, और फिर एवरेज से। तो फीफो से एंड पर बचे हुए सामान की कीमत आइए मालूम करना सिखाते हैं आपको। हमारे पास जो यूनिट्स मौजूद हैं प्यारे बच्चों इस टेबल के मुताबिक, वो 500 हैं, 2000 हैं और 1500। और फीफो मेथड कहता है जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले जाता है। तो इसका मतलब है शुरू वाले सारे यूनिट मेरे पास से चले गए होंगे, तो जो भी बचा होगा प्यारे बच्चों वो सबसे आखिर में से बचा होगा। तो सबसे आखिरी डेट जो मैंने सामान खरीदा वो 20 तारीख है, और मैंने 1500 यूनिट खरीदे थे, और मुझे आज बचाने हैं बस सिर्फ 1000 यूनिट्स। तो मैंने कहा मैं आराम से 20 तारीख में से 1000 यूनिट 7 रुपए वाले बचा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आइए हमने एक अदद फिर दोबारा क्या बनाया, टेबल, जिसमें हमने लिखा हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे हैं फीफो मेथड से। जून 20 का डेटा लेकर परचेजेस लिखकर हमने कहा 1500 यूनिट नहीं बचाए, क्यों? क्योंकि एंड पर बचने ही 1000 यूनिट है। तो मैंने यहाँ लिखा 1000 यूनिट्स, और रेट उस पर कौन सा लगाया, 7 रुपीज वाला, क्योंकि फीफो कहता है जो पहले आया वो पहले चला गया, बचा कौन सा, जो सबसे आखिर में आया। अल्लाह करे आपको बात समझ आई हो। तो फीफो मेथड से 1000 यूनिट डायरेक्ट लिख लिए, 7 रुपए उसकी यूनिट कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास अमाउंट आ गई। इसके बाद लीफो मेथड पर आ जाते हैं। लीफो क्या कहता है जनाब, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी ये मेथड आसान है इसलिए कि भाई जो सबसे आखिर में आया वो हमारे पास से सबसे पहले चला गया, और अभी डेटा इतना लिमिटेड है हमारे पास कि हम देख रहे हैं बासानी के हमारे पास सबसे आखिर में आए थे 1500। तो अगर ये सबसे आखिर में आए थे तो ये तो सबसे पहले बिक गए होंगे, तो बचे कहाँ से होंगे, जो सबसे पहले मौजूद थे। सबसे पहले मौजूद थे 500। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर मैं ये 500 लिखता हूं तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? मुझे कितने यूनिट बचाने हैं एंड पर? यकीनन आपका जवाब होगा सर 1000 यूनिट बचाने। अगर मैं 500 इस तारीख में से बचा लूं, जनवरी 1 में से, तो क्या ये मुमकिन है कि 10 तारीख से भी हम 500 यूनिट बचा लें? तो इस तरह हमारे 1000 यूनिट बच जाएंगे, क्योंकि हमें 1000 यूनिट बचाने हैं। अगर अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो बस ऐसे ही कुछ काम हुआ है। जनवरी 1 को हमने बिगिनिंग इन्वेंटरी लिखकर 500 यूनिट बचाए में 5 रुपए वाले, और उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं लीफो में पूरे पूरे 2500 रुपए एज इट इज लिखी है, और फिर 500 ये, बस ये दोनों यूनिट आपने लिखे। आई होप आपको क्लियर हो गए, और दोनों की अमाउंट ऐड करके आपने टोटल 1000 यूनिट की कॉस्ट निकाल ली जनाब अली, किससे, लीफो मेथड से। इसके बाद वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज मेथड जो है उसके मुताबिक हमें क्या करना होगा बच्चों, 25,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। कितने यूनिट्स हैं, 4000। हम 25,000 को 4000 से डिवाइड करेंगे, आप भी जरूर करके दिखेगा लेक्चर के दौरान। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट पता चलेगी, और वो आई है हमारे पास कितनी, 6.25। इसका मतलब होता है अब हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि जो 1000 यूनिट हमें बचाने हैं वो हम यहाँ से बचाएं, यहाँ से बचाएं, यहाँ से बचाएं, हम कहेंगे वो कहीं से भी बचाएं, हमारा हर यूनिट अब कितने रुपए का है, 6.25 का। तो आप देख सकते हैं जून जनवरी की 31 को यहाँ पर्टिकुलर्स में परचेजेस लिखा है, आप परचेजेस ना लिखें, आप यहाँ एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट लिख लें। 1000 यूनिट डायरेक्ट लिखा है और कहा है हर यूनिट अब 6.25 का है, और जवाब आया 6250। ये वेटेड एवरेज मेथड था। होप आपने तीनों मेथड को सुना। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन में तो यहाँ और भी मेथड है, क्योंकि मैं बच्चों को इसके अलावा मेथड्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी ये 3 मेथड हमने रिव्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह, किससे, पीरियोडिक सिस्टम के तहत। अब मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है इसमें और भी चीजें हैं, मसलन इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने निकालना सिखाई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स मैं समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप चंद लम्हों में सीख जाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग में ऐड करते हैं, परचेजेस ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस क्वेश्चन में जितनी भी दी हुई है हम सबको ऐड करते हैं, शेड्यूल की मदद से हमें पता चल जाता है। हमारे पास अगर 25,000 का सामान है तो इसमें 2500 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, वो माइनस करके हम 22,500 रुपीज 22,500 रुपीज परचेजेस के नाम से ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एज इट इज आ जाती है जो हम लिख के बैठे हैं। इसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं जो एंड पर सामान बचा है। एंड पर बचे हुए सामान की वैल्यू हमने फीफो से अलग निकाली है बच्चों, 7,000, लीफो से 5,500, और वेटेड एवरेज से 625 सॉरी 6,250 रुपए। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप देखें, 7,000, 5,500 और 6,250 आपको यहाँ लिखी हुई नजर आएंगी, 7,000, 5,500, 6,250। इस तरह हमने
अपने बेचे हुए सामान की कॉस्ट मालूम कर ली कि अगर 25,000 का सामान था और 7,000 का एंड पर बचा तो 18,000 मालियात का सामान मेरे पास से चला गया। लीफो में 19,500 का सामान मेरे पास से चला गया। वेटेड एवरेज में 18,750 का सामान मेरे पास से चला गया। और ये मेथड हमने पढ़ानी है फिलहाल। इसके बाद इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बेस बनाकर प्यारे बच्चों हम जल्दी से सवाल में देख करके सेल्स गिवन है, क्या गिवन है, सेल्स। सर कहाँ गिवन है, ये रही 3,000 यूनिट हमने बेचे 10 रुपीज के हिसाब से। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में उसने बोला है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ या ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेल में से लेस कर देते हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऊपर निकाल के बैठे हैं। सेल की अमाउंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका, अभी अभी बताया। सेल 3,000 यूनिट्स की है, ये देखिए क्वेश्चन के डेटा को, 10 रुपए का एक यूनिट बेचा है, 3,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 30,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगी। आप देख सकते हैं 30,000 लिखा हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज इट इज हमने यहाँ कॉपी की है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 रुपीज आ गया है। आई होप ये आपको अगर फीफो समझ आया तो लीफो वेटेड एवरेज में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से आपको जाके, यकीनन आपके दिमाग में ये चीजें देखते हुए ख्याल आएगा सर एंट्रीज नहीं पढ़ाएंगे, तो एंट्रीज में आपको इंशाल्लाह जैसे ही पीरियोडिक परपेचुअल कंप्लीट होता है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एंट्रीज भी अभी के अभी रिव्यू करवाऊं और इस वीडियो की लेंथ जितनी छोटी रख सकता हूँ रखूं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। और मैं बहुत अच्छे से ये बात समझ रहा हूँ कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों आप चाहते हैं कि तेजी से आपको रिव्यू मिल जाए और यही मैं भी चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आप सुनने के बाद अल्लाह के फजल और हुक्म से काम करने के काबिल हो जाए। नाउ बच्चों वी आर ऑन सेक्शन बी, इट इज रिलेटेड टू परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में हमारे पास आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री है साल के पहले दिन, महीने के पहले दिन, फिर हम खरीद रहे हैं, फिर हम बेच रहे हैं, फिर हम खरीद रहे हैं, फिर हम बेच रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि पहचान होती है कि ऐसे सिस्टम की जहां मर्चेंडाइज को खरीदा और बेचा जाता हो तो वहां पर डेटा इसी तरह से गिवन होता है आमतौर पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज 3 मेथड है जिससे मुझे काम करना है। जब हम पीरियोडिक सिस्टम में काम करते हैं बच्चों, तो पीरियोडिक सिस्टम में मेरे बच्चों हमें मेरे बच्चों क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है अपनी सहूलत के लिए। लेकिन परपेचुअल सिस्टम की ये खासियत है, ना हमें कोई टेबल बनाना है, ना कोई शेड्यूल बनाना है, और इवन हमें एंडिंग यूनिट भी मालूम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे परपेचुअल सिस्टम में हम जो टेबल शेड्यूल ड्राफ्ट करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए, वो मेनली 4 कॉलम के ऊपर कंसिस्ट करता है मेरे बच्चों। अगर आप जल्दी जल्दी देखें तो पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम परचेजेस का है, तीसरा कॉलम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और लास्ट कॉलम बैलेंस का है। क्या रिप्रेजेंट करता है हर कॉलम, डेट में डेट लिखी जाती है, परचेजेस में जब जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं वो लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्यारे बच्चों वो मर्चेंडाइज जो हमारे पास से चली गई उन जाने वाली मर्चेंडाइज की कॉस्ट लिखी जाती है, और बैलेंस में हम लिखते हैं जो सामान हमारे पास बच गया। सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अब हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से डेटा पढ़ना होगा और हमें डेटा को इस टेबल में लिखते जाना होगा। और किस तरह लिखना होगा आइए देखते हैं। जनवरी 1 को क्या मैंने मर्चेंडाइज खरीदी, आप कहेंगे नहीं सर नहीं खरीदी। क्या मैंने बेची, आप कहेंगे नहीं बेची, बल्कि ये मर्चेंडाइज मेरे पास इन्वेंट्री जखीरे के तौर पर मौजूद है। इसका मतलब है ये सामान मैंने लाजमी पिछले महीने खरीदा होगा, पिछले साल खरीदा होगा, लेकिन ये सामान बिका नहीं है, ये सामान मेरे पास मौजूद है। और अगर मौजूद है तो इसका मतलब है आप टेबल में जाके देखें, ना परचेजेस ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बल्कि बैलेंस में लिखा नजर आ रहा है 1000 यूनिट, 10 रुपीज वाले जवाब आया 10,000 रुपीज। यहाँ तक कोई एतराज तो जल्दी से पूछ सकते हैं। और पूछने का तरीका क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर जो तरीका आपको मुनासिब लगे आप वो इख्तियार करें और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछेंगे सर आपने क्वेश्चन 12 समझाते हुए ये बात जो कही ये समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर करूं। अच्छा बच्चों, इसके बाद फिर हम देखते हैं 15 तारीख को मर्चेंडाइज और खरीदेंगे, बल्कि अभी बेची नहीं। तो मैं आया 15 तारीख मैंने लिखी और मैंने इस बार परचेजेस में लिखा, रीजन क्योंकि मेरे पास जो पहले से मर्चेंडाइज थी वो मौजूद थी पहले से, जबकि ये मैंने अभी खरीदी है, इसी महीने खरीदी है। तो इस महीने की परचेजेस में मैंने आके लिखा 5,000 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से, 60,000 का सामान खरीदा और इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया बैलेंस में। आई होप ये बात आसान है, आपको समझ आ गई। इसके बाद प्यारे बच्चों जैसे ही परपेचुअल सिस्टम में याद रखिएगा, जैसे ही हमें क्या नजर आएगी, सेल, सेल नजर आते ही हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम टोटल कर लें। फिर कह रहा हूं सेल नजर आते ही हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम क्या कर लें प्यारे बच्चों, टोटल कर लें, राइट। तो आप देखें टोटल कहाँ पे हो, बैलेंस के कॉलम में हमने टोटल किया है, हमने कहा हमारे पास 6,000 यूनिट्स हैं और इनकी मालियत 70,000 रुपए बनती है। और बस अब हमें करना क्या है, क्योंकि सेल आ गई है और जब सेल आई है तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, फीफो। क्या मालूम करना है हमें, आज जाने वाले यूनिट्स भी लिखने हैं, क्योंकि जो सिस्टम है परपेचुअल वो ये है कि इसमें जाने वाला सामान, बच जाने वाला सामान, सारी चीजें रियल टाइम अपडेट हो रही होती है बच्चों, ठीक है। तो हमने कहा फीफो क्या कहता है, फीफो कहता है जो पहले आया वो पहले गया। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर सबसे पहले यूनिट थे 1000, तो ये तो हमारे पास से लाजमी चले गए होंगे। और मुझे बेचने कितने यूनिट हैं, ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। मुझे बेचने 4000, तो मैं सबसे पहले 1000 यूनिट ये वाले बेचूंगा। आप देख सकते हैं ये 1000 यहाँ लिखे नजर आ,
ये 10 रुपए वाले थे, 10 रुपए ही लिखा हुआ है, चाहे 15 रुपए वाले हो चाहे 3 रुपए वाले हो, जो इसकी कॉस्ट प्राइस मेरे पास लिखी हुई होगी यहाँ क्वेश्चन में, मैं वही अमाउंट यहाँ कॉपी करूंगा, राइट। अच्छा, तो 1000 यूनिट गए, तो क्या 1000 यूनिट के जाने से मेरी सेल मुकम्मल हो गई? यकीनन आपका जवाब होगा सर अभी सेल मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि सेल आपने करनी है 4000 यूनिट की और अभी आपने लिखे हैं सिर्फ 1000 यूनिट। तो 3000 यूनिट और बेचिए। 3000 यूनिट कहां से बेचूं? यकीनन आपका जवाब होगा जो हमारे पास अगली कैटेगरी मौजूद है। अगर 1000 ये बिक गए पूरे पूरे, तो 5000 में से 3000 बिकेंगे। 5000 में हर यूनिट 12 का है, 3000 में भी हर यूनिट 12 रुपए का होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने जाने वाले यूनिट्स लिख दिए, 4000 यूनिट्स मेरे पास से चले गए और 4000 यूनिट्स की मुझे कॉस्ट पता चल गई, वो कॉस्ट जितने रुपए का सामान मेरे पास से गया। अल्लाह करे आपको समझ आ रहा हो। अगर आ रहा है तो यकीनन आप जब फीडबैक देंगे तो मैं फिर मजीद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मजीद वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जाहिर सी बात है आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप फीडबैक देंगे तो मुझे अंदाजा होगा मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वीडियो की लेंथ बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह के भी कमेंट्स हो जरूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। ओके बच्चों, ये मर्चेंडाइज जो हमारे पास से गई, जो मर्चेंडाइज हमने बेच दी, आपने देखा कि हमने बेची 1000 और 3000 ये हमारे पास से चली गई। तो जैसे ही हम अपनी इन्वेंट्री को कम करते हैं तो फिर हम अपने बैलेंस को दोबारा अपडेट करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 1000 और 5000 यूनिट थे, टोटल बनते थे 6000। 6000 में से हमने बेच दिए 4000। 4000 में बेचने का तरीका क्या रहा? सबसे पहले बेचे ये वाले 1000। तो यकीनन आपका जवाब होगा जब ये 1000 बिक गए तो अब ये हमारे पास बचे ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं 1000 आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सही है। उसके बाद आप देखते हैं आपके पास 5000 यूनिट थे 12 रुपए वाले, लेकिन वो 5000 में से 3000 चले गए, तो बचे कितने? 3000, 2000 बचे और कितने रुपए वाले बचे? 12 रुपए वाले। तो 1000 जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और 5000 में से 3000 चले गए तो बचे 2000। 12 रुपए वाले जवाब आया 24000। ये बचे हुए सामान की कीमत है। इसके बाद अब हमें इन्वेंट्री को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि हमारे पास थे ही टोटल 6000 और 6000 में से अगर बिक गए 4000 तो बचे 2000 और वो 2000 हम लिखकर बैठे हुए हैं, हमने सिस्टम को अपडेट किया हुआ है, राइट। अब अगली डेट देखते हैं क्या है जनाब अली। अगली डेट पर हम देखते हैं कि फिर दोबारा मर्चेंडाइज खरीदी है 6000 यूनिट 13 रुपए के हिसाब से। तो आप जो आपके पास 2000 यूनिट बचे हुए थे उसके नीचे आपने लिखा 6000 यूनिट खरीदे 13 रुपए के हिसाब से, 78,000 यहाँ लिख दिया। और आपने फिर दोबारा टोटल क्यों किया? यकीनन इसलिए कि आपको परचेज के फौरन बाद क्या नजर आ गई? सेल नजर आ गई। जब तो सेल नजर आई है तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? लाजमी टोटल करना पड़ेगा। और जब भी आप टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद फिर आप जाने वाले यूनिट्स को सबसे पहले लिखेंगे। तो जाने वाले यूनिट कौन से हैं हमें कैसे पता चलेगा? सेल ऑन क्रेडिट। कितने यूनिट जाएंगे हमारे पास से? 5000 यूनिट्स जाएंगे। कितने रुपए वाले बच्चों? 20 रुपए वाले जाएंगे, सही है। ओके शुक्रिया। तो 5000 यूनिट जाएंगे 20 रुपए वाले, लेकिन क्या वो सामान 20 रुपए का ही हमने खरीदा होगा? नहीं, हमने तो सामान खरीदा ही ज्यादातर 10 12 10 12 13 रुपए का है। तो बहरहाल 5000 यूनिट मेरे पास जाएंगे। मेथड का नाम है फीफो। फीफो कहता है जो मेरे पास सबसे पहले था सबसे पहले वो जाएगा। तो अगर मेरे पास ये 2000 यूनिट थे तो ये मेरे पास से चलेगा। फिर मेरे पास 6000 में से चले गए कितने? 3000। क्या मेरी सेल का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं? जल्दी बताएं। किस तरह बताएं सर, हम तो लाइव ही नहीं है। चलें बहरहाल रिप्लाई करके बताइएगा। 2000 और 3000 यूनिट हमारे पास से चले गए तो हमारे पास थे 2000 और 6000। 2000 एज इट इज कैंसिल हो गए, 6000 में से 3000 चले गए। यकीनी तौर पर 3000 बचे कितने रुपए वाले? 13 रुपए वाले, जो यहाँ लिखे हुए थे। तो इस तरह हमने फीफो मेथड के तहत जो सामान खरीदा पूरे महीने में वो भी निकाल लिया। ये टोटल है। पूरे महीने में जो सामान हमारे पास से गया वो भी निकाल लिया यूनिट्स, और पूरे महीने में सामान जो गया उस सामान के जाने की कॉस्ट वो भी निकाल ली। इसी तरह बैलेंस में हमने जाकर सबसे पहले यूनिट निकाले कि हमारे पास कितने यूनिट बचे हुए, और उसके बाद फिर यानी हमने एज इट इज उसको छापा और फिर कहा हमारे पास 39,000 की मर्चेंडाइज मौजूद है फीफो मेथड के मुताबिक। यकीनन आप लोग फीफो के बाद चाहेंगे लीफो पे भी रोशनी डालूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस के लिए एक छोटी सी वीडियो और बनानी पड़ेगी, वरना यकीनन आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी वीडियो और बना दूं जिसमें मैं ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस मेथड को समझा दूं, राइट। और एंट्री भी देखते हैं कि एंट्री समझा सकते हैं या नहीं। फिलहाल ये बनाकर पोस्ट करेंगे और फिर आपका रिस्पॉन्स देखेंगे। लीफो मेथड में प्यारे बच्चों क्या होता है कि हम जो सबसे पहले यूनिट थे वो एज इट इज देखें आप कॉपी हो गया 1000। फिर जो हमने खरीदे 5000 आप देख सकते हैं वो 5000 परचेज में भी लिखे गए, और यूनिट्स जो हमारे पास पहले से मौजूद थे उसके नीचे लिखकर ये एहसास दिलाया गया कि अब हमारे पास 1000 यूनिट 10 रुपए वाले हैं और 5000 यूनिट 12 रुपए वाले हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई, आसान सी है।
फिर अगली डेट पर 15 के बाद जब मैं अपना पास देखता हूं तो 15 के बाद 18 तारीख को मैंने 4000 यूनिट बेच दिए। तो मैं ये 4000 यूनिट जो मैंने बेचे हैं, अब मैं इसको यहाँ लिखना शुरू करता हूँ लीफो के मुताबिक। तो सर 4000 कहाँ से बेचे होंगे? लीफो का मतलब अगर आप नहीं जानते तो कुछ भी नहीं हो सकता। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताइए ये बिकने से पहले सबसे आखिरी यूनिट कितने आए हुए थे? ये बिकने से पहले सबसे आखिरी यूनिट कितने आए हुए थे? यकीनन आप जवाब तो नहीं मुझे लिख के भेज रहे, लेकिन मेरा अंदाज ऐसे ही कि मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूँ। 5000 यूनिट आए हुए थे हमारे पास, सबसे आखिर में 5000 यूनिट आए थे। लीफो कहता है जो सबसे आखिर में आए वो आपके पास से चले जाएंगे। तो 5000 यूनिट में से हमने 4000 यूनिट क्यों बेचे? 5000 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि टोटल यूनिट हमारे पास से बिके ही हैं बस 4000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4000 लिखा। 4000 यूनिट 12 रुपए वाले और 48,000 रुपीज का सामान हमारे पास से चला गया। जैसे ही आप ये लिखते हैं इसके बाद आपको चाहिए कि आप बैलेंस को अपडेट करें। आपके पास सबसे पहले 1000 यूनिट थे, आज भी मौजूद हैं। फिर आपके पास 5000 यूनिट थे, 5000 में से 4000 चले गए तो बचे 1000, 12 रुपए वाले आप देख सकते हैं लिखे हुए। उसके बाद ये 6000 कहाँ से आया? ये 6000 20 तारीख को हमने और यूनिट खरीदे हैं। आप सवाल ऊपर जाके देखें तो आपको नजर आ जाएगा। 20 तारीख को परचेजेस ऑन कैश, या आप चाहें तो शेड्यूल से भी देख सकते हैं। तो आपने 5000 आपने 6000 यूनिट खरीदने के बाद जो 5000 यानी 6000 यूनिट खरीदे लिखा, और फिर टोटल क्यों किया? क्योंकि आप देखें 20 तारीख के फौरन बाद 28 तारीख को सेल नजर आ रही है, और मैंने कहा जब भी सेल आएगी तो हमें टोटल करना होगा। तो टोटल हमारा बनता है 8000 यूनिट। इट मीन 8000 यूनिट हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मालियत ये बनती है। इसमें कुछ 12 रुपए वाले हैं और कुछ 13 रुपए वाले। तो अब 28 तारीख को हमने कितने यूनिट बेचने देखिए? 5000। अब 5000 यूनिट कैसे बेचो सवाल ये पैदा होता है। इतना सिंपल तरीका, 5000 यूनिट बेचने हैं तो सबसे पहले बेचें लीफो के मुताबिक जो सबसे आखिर में आए, क्योंकि लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है? तो लास्ट में इन हुए थे, बोलिए कितने? लास्ट में इन हुए थे 6000। तो 6000 में से बासानी बिक जाएंगे 5000। आप देख सकते हैं 5000 यूनिट लिखे हमने 13 रुपए वाले, इसके अमाउंट आ गए। और उसके बाद हमने कहा 1000 यूनिट एज इट इज मौजूद है, 1000 यूनिट एज इट इज मौजूद है। और 6000 में से क्यों के चले गए थे कितने? 5000। तो इसमें से भी बचे में बस 1000 यूनिट्स। अल्लाह करे आपने फीफो और लिफो गौर से सुना हो, और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है बच्चों, वेटेड एवरेज मेथड। इसका दूसरा नाम मूविंग एवरेज मेथड भी है। सही है? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बोल बोल के थक गया हूँ, थोड़ा गला खराब ना हो जाए, तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। जी बच्चों, वापस अपनी बात का आगाज करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमने फीफो और लिफो के बारे में बहुत तेजी से, जिसको हम F16 F17 F18 कहें, उड़ाया। ऐसी बात है अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा नहीं है और वो मेरे इस लेक्चर को सुनने की कोशिश करे तो शायद वो 20-30%, 10% समझ सके। लेकिन जिस बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ा हो, किसी भी तरह से पढ़ा हो, अगर उसने पढ़ा है तो वो चीजों को देखकर तेजी से रिकॉल कर लेगा अपनी चीजों को, और अल्लाह के हुक्म से वो पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेगा। राइट? इसके बाद तीसरा मेथड है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। इसको वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं और मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं। इसमें भी हमने बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनाया, आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर। और उसमें सबसे पहले वही 1000 यूनिट प्रेजेंट किए 10 रुपए वाले, फिर 5000 यूनिट प्रेजेंट किए 12 रुपए वाले, जो कि यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ पर भी ऐसे ही था। और फिर टोटल किया था। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अब तो डेटा हमें याद हो चुका है कि ओपनिंग और परचेज लिखने के बाद 18 तारीख को हमने 4000 यूनिट बेचने, और बेचने से पहले मैं हमेशा टोटल करवाता हूँ, चाहे फीफो हो, चाहे लीफो हो, और चाहे वेटेड एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ टोटल किया और कहा 6000 यूनिट हमारे पास मौजूद है, और इन सब की टोटल कॉस्ट बनती है 70,000। लेकिन आज आपके लिए नया क्या है, आइए गौर से देखते हैं। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें अगर गौर से, तो आज यहाँ 10 और 12 के बाद यहाँ 11.67 है। इसका मतलब है कि इन्होंने 70,000 रुपीज को 6000 से डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ली, कि एक यूनिट 11.67 पैसा, 11 रुपीज एंड 67 पैसा का बनता है। हमें पड़ता है चाहे कोई 10 का हो चाहे 12 का, लेकिन अब हमारे लिए हर यूनिट 11.67 का, और हमें इससे कोई गम नहीं कि शुरू में से बेचा, आखिर में से बेचा, कहाँ से बेचा। हम कहेंगे जो भी बेचे, जितने भी बेचे,
जितने रुपए में भी बेचे, हमारे पास से हर यूनिट गया कितने रुपए वाला, 11.67 रुपीज एंड पैसा वाला। ठीक है, तो पहले आपको याद होगा हम कहते थे फीफो से बेचे होंगे तो पहले ये वाले बिके होंगे, फिर बचने वाले लिखते थे। तो आज हमें कौन से लिखने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो हमारे पास से चले गए। तो हमारे पास से 4000 जाने हैं, तो अब मुझे 1000 और 5000 देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 6000 यूनिट है, हर यूनिट 11.67 का है। आप देखिए मैंने 4000 लिखा और इसको मल्टीप्लाई बाय 11.67 किया, जो जवाब आया है वो एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है, चेक करें आप लोग कैलकुलेटर चलाकर, वरना कोई फायदा नहीं होगा। 4000 को इससे मल्टीप्लाई करके ये जवाब आपके पास लिखा है, इसका मतलब है इतने रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया, 4000 यूनिट चले गए। अगर मेरे पास 6000 यूनिट थे, 4000 चले गए तो बचे 2000, और मुझे अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 1000 इसमें से बचे और 1000 इसमें से बचे, ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि 6000 यूनिट में हर यूनिट कितने का, 11.67 का। तो अगर इसमें से 4000 चले गए तो बचे 2000, हर यूनिट 11.67 का, जवाब आया 23,320। इसके बाद ये 6000 कहां से आया, तो यकीनन जैसे ही हम बैलेंस को अपडेट करते हैं बच्चों, जैसे ही हम बैलेंस को अपडेट करते हैं, हम ऊपर सवाल में जाके देखते हैं कि आप क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं सवाल में लिखा है 18 तारीख के बाद 20 तारीख को कि हमने 6000 यूनिट और खरीदे 13 रुपए के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं 6000 यूनिट लिखे हुए होंगे यहाँ पर 13 रुपए के हिसाब से 78,800 रुपीज के। अच्छा जी, अब ये यूनिट लिखने के बाद फिर दोबारा टोटल क्यों हुआ, वेरी सिंपल, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट डेट पर फिर दोबारा सेल आई है, 5000 यूनिट बेचने हैं, 20 रुपए के हिसाब से एक बिकेगा, लेकिन हमारे पास जितने का लिखा होगा हमारे पास से उतने ही रुपए का जाएगा। तो 5000 यूनिट बेचने, तो आप देख सकते हैं वेटेड एवरेज में फिर दोबारा टोटल हुआ, टोटल ऑफ यूनिट्स, टोटल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इस बार बनी 101,320, 8000 यूनिट्स, जवाब आया 12.67। इसका मतलब है अब हमारा हर यूनिट, चाहे वो 12 रुपए वाला हो, चाहे वो 11 रुपए 67 पैसे वाला, चाहे वो 13 रुपए वाला, अब हमारा हर यूनिट कितने रुपए का है, जवाब आया 12.67 रुपीज का है। अब 12.67 का यूनिट है तो फिर वही वाली बात, कितने यूनिट बेचने हैं, 5000। और टेंशन इसलिए नहीं है कि यहाँ से बेचने हैं यहाँ से बेचने, ये सब ड्रामेबाजी नहीं है, बल्कि हमने बोला